मॉर्निंग, मैं पवन राव, मैथ्स विद पवन राव यूट्यूब चैनल में आज आप लोगों को एक नया पॉइंट पढ़ाने वाला हूं। जैसा आप लोगों को पता है कि कल इवनिंग में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था क्वाड्रिलेटरल के बारे में, चतुर्भुज के बारे में, और चतुर्भुज का क्लासिफिकेशन अगर करें हम लोग तो उसका आज एक पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग रेक्टेंगल या आयत के बारे में। जैसा आप लोगों को पता होगा, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल भी हो और उसके चारों कोण अगर 90 डिग्री के हो, प्रत्येक एंगल अगर राइट एंगल है 90 डिग्री का अगर है तो उसको बोलेंगे हम लोग रेक्टेंगल। जैसा आप लोगों को पता है मेरा पढ़ाने का तरीका, पहले मैं इसकी कंप्लीट थ्योरी पढ़ाऊंगा और उसके बाद इसके मैं क्वेश्चंस करूंगा। जो भी चीजें रेक्टेंगल में प्रूव होंगी, क्वाड्रिलेटरल या सर्कल में जो भी चीजें प्रूव होंगी, 99% चीजें हमेशा प्रूव होती हैं ट्रायंगल से। तो कोई भी स्टूडेंट अगर फर्स्ट टाइम इसका वीडियो देख रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पर, तो ध्यान रखना आप लोग पहले मेरे जो शुरुआत में एक नंबर से जो मैंने वीडियोस डालने शुरू किए हैं एसएससी मैथ्स के लिए, आप लोग उनको पहले देखिए जिससे आपको ज्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान रखना क्वेश्चंस में बाद में आप लोगों को करवाऊंगा, बहुत ज्यादा बहुत स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं अपने पास, मतलब रेक्टेंगल में कैसे कैसे कितने भी जितने क्वेश्चंस आज तक आपने देखे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस का जो बेसिक है वो तो क्लियर होगा ही होगा। जैसे 7 है, ये 24 है, ये एक राइट एंगल है, यहाँ पर एक राइट एंगल इधर से बना देगा, ये अपने पास 15 है और ये राइट एंगल है, तो आप लोग बताइए इसकी लेंथ क्या होगी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनेंगे रेक्टेंगल के अंदर वो तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा आपको, लेकिन पढ़ाने के लिए पहले मैं आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़ाता हूं। जैसे आपको कंप्लीट थ्योरी समझ में आई फिर क्वेश्चंस करवाता हूं। क्वेश्चन पढ़ाते टाइम आप लोग थ्योरी भूल जाओगे, मुझे पता है थ्योरी भूल जाता है स्टूडेंट, तो आप लोग भूल जाओगे, फिर मैं वहां पर याद दिलाते चलूंगा तो वापस आपको लगेगा हां पढ़ाया था, हां पढ़ाया था, हां पढ़ाया था। तो उससे क्या होगा कि थ्योरी यहां कंप्लीट होगी, क्वेश्चंस करवाते टाइम थ्योरी रिवाइज होगी, पहले मैंने पढ़ाया फिर आपने खुद ने पढ़ लिया, क्वेश्चंस करवाते टाइम भी आपने खुद ने पढ़ लिया, तो 3 या 4 बार थ्योरी रिवाइज होने के बाद और साथ साथ क्वेश्चंस में अप्लाई करना भी सीख जाओगे। नहीं तो होता क्या है कि आप लोग एक बार देख लेते हो चीजों को और फिर उनको नए क्वेश्चंस अगर बने तो उसमें अप्लाई नहीं कर पाते। तो पहले कंप्लीट थ्योरी में पढ़ाऊंगा, फिर उनको अप्लाई कैसे करना ये भी चीजें सिखाऊंगा और फिर वापस एक बार थ्योरी की वीडियोस आप लोग देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, नए क्वेश्चन भी आप लोग बना पाओगे। और जब बाद में मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, ये सारे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे काफी स्टैंडर्ड के करवाऊंगा। तो आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे रेक्टेंगल या आयत की। मैं बता चुका हूं आपको रेक्टेंगल या आयत होता क्या है। ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड बराबर और साथ ही पैरेलल भी हो और प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री हो उसको बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगल। देखिए यहां से इस प्रकार से शुरुआत करते हैं और इसके मैं 10 या 11 पॉइंट्स पढ़ाने वाला हूं जो आप लोग खुद चेक करना। ए बी सी और डी, इसके अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल तो है ही है, बराबर भी है और साथ ही पैरेलल भी है, अपोजिट साइड बराबर भी है और साथ ही पैरेलल भी है और प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री हो तो इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल हो उसको रेक्टेंगल या आयत बोलेंगे। ध्यान रखना यहां से यहां तक इसको लेंथ बोलते हैं, यहां से यहां तक इसको ब्रेथ या चौड़ाई, और ये है लंबाई। एक बात आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखना, रेक्टेंगल के अंदर अपने पास जो क्षेत्रफल और जो पेरीमीटर और ये वाली जो चीजें हैं ये मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं मेंसुरेशन में। यहां भी जो चीजें काम में आएंगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसकी अपने पास एरिया का फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ आपको पता होगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, ये हम लोग देखेंगे रेक्टेंगल का जब मैं मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा। और ज्योमेट्री खत्म होते ही अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा मेंसुरेशन। तो देखिए यहां से यहां तक की दूरी लंबाई, ये चौड़ाई और ये इसका डायगोनल है यानी कि विकर्ण है, ये इसका डायगोनल या विकर्ण है, यहां से यहां तक की दूरी ये भी इसका डायगोनल या विकर्ण है। ध्यान रखना पहला पॉइंट, और पॉइंट वाइज मैं आप लोगों को पढ़ाते चलूंगा। पहला पॉइंट, इसके दोनों जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं और एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं होते। ये अगर ऐसे साइन है परपेंडिकुलर होंगे मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ऐसे काट दिया मतलब दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर कोण नहीं बनाते। ये आपको पता होना चाहिए, ये चीज आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। तो दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे और एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं होंगे। पहली बात, इक्वल क्यों होंगे? जैसा मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पता है, मैं कुछ भी आप लोगों को बताता हूं तो उसका मैं बेसिक भी साथ क्लियर करवाता हूं, उसका मैं क्यों बताता हूं कि ये क्यों हुआ, उसके साथ आपको क्यों पता होना चाहिए। तो दोनों डायगोनल्स इक्वल, देखो आसान है, 90 डिग्री का कोण है, पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला जो डायगोनल होगा, ये वाला जो विकर्ण होगा, ये अपने पास होगा l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। ऐसे ये l है, ये b है, पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला जो डायगोनल होगा, ये वाला जो विकर्ण होगा, ये भी होगा l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। और दोनों डायगोनल्स एक दूसरे पर इक्वल होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एक दूसरे के पर परपेंडिकुलर क्यों नहीं होते वो चीज आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगी। पहला पॉइंट ये आप लोग लिख सकते हो कि दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। मेरे साथ साथ ये चीज आप लोग लिखते चलना, एक साथ वीडियो देखिए, दूसरे में आप लोग कॉपी और पेन साथ रखिए और साथ लिखते चलो ताकि अगली बार ये वीडियो नहीं देखना पड़े, आपको सिर्फ अपनी नोटबुक में देखना पड़े। सेकंड पॉइंट पर आता हूं मैं। ध्यान रखना आप लोग, इसका जो कोई भी अपने पास दूसरा पॉइंट, ये इस प्रकार से अपने पास एक रेक्टेंगल है ए बी सी और डी, ये कोई भी रेक्टेंगल है ए बी सी और डी। रेक्टेंगल में बता चुका ऐसा कोई भी क्वाड्रेटर जिसके अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल और प्रत्येक को 90 डिग्री हो। इसके ध्यान रखना दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दोनों डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। 2 नंबर पॉइंट लिख लेना, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। ये आप लोग लिख सकते हो, क्यों करते हैं वो बात मैं बताता हूं। देखिए ये वाली जो साइड है ये इसके बराबर होगी, ये वाली जो साइड है ये इसके बराबर, लंबाई और लंबाई रेक्टेंगल बोलते हैं उसे, ये दोनों लाइन पैरेलल भी है, ये वाला एंगल इसके बराबर, क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक बार समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, इस प्रकार से हटाओ, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, इस प्रकार से इसको भी हटा दीजिए, दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो आपको याद होगा कि अपने पास अल्टरनेट एंगल जब भी जेड बन रहा हो एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। इसको अगर इससे मिला दिया जाए तो ये वाला जो एंगल होगा ये इसके बराबर होगा, तो अपने पास ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं और एक साइड भी बराबर है, तीनों दो तीन में से तीनों एंगल भी बराबर, कोई भी दो ले लो तो दो एंगल बराबर और एक साइड बराबर, ए ए ऐसे दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, सर्वांग सम हो गए तो ये साइड इसके बराबर होगी और ये वाली जो साइड होगी वो इसके बराबर होगी। तो ध्यान रखना रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दूसरा पॉइंट ये याद रखना, मैं पॉइंट वाइज पढ़ाते चल रहा हूं और कुछ भी प्रूव होगा वो हमेशा प्रूव होगा ट्रायंगल से। तो ये वीडियो देखने से पहले आप लोग ट्रायंगल के वीडियो अच्छे से देखिए, एक नंबर लेसन से शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। अगर कंप्लीट ज्योमेट्री आपको बेसिक से अगर समझनी है तो देखिए ये था अपना दूसरा पॉइंट, मैं पॉइंट वाइज पढ़ाते चलूंगा और ये पॉइंट्स आप लोग याद रखना। दूसरा जो है अपने पास 3 नंबर पॉइंट, दो में पढ़ा चुका हूं, तीसरा नंबर पॉइंट ध्यान रखना आप लोग, रेक्टेंगल जो है अपने पास, आयत जो है उसका एक डायगोनल कोई सा भी एक चाहिए, खींच लो चाहे इधर वाला खींच लो, एक डायगोनल एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करता है, क्षेत्रफल को समद्विभाजित करता है। एक विकर्ण ऐसे, मैं इसमें लिखने में क्योंकि आपका ज्यादा टाइम लगेगा, एक विकर्ण क्षेत्रफल को समद्विभाजित करता है तो मैं लिखूंगा नहीं, ये चीजें साथ साथ आप लोगों के लिए बोल दूंगा। एक विकर्ण क्षेत्रफल को समद्विभाजित करता है, एक डायगोनल एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है क्षेत्रफल को। अब बात ये कि क्यों करता है, तो ये चीजें मैं लिख नहीं रहा हूं, लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूं, उससे थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, तो मैं लैंग्वेज में नहीं लिखने के बजाय आपको साथ बोल देता हूं, आप सुन लेना, 2 बार सुन लो 3 बार सुन लो, आप और जैसे सुन लो वीडियो पॉज करके उस लाइन को लिख लिया करो। 3 नंबर पॉइंट, क्षेत्रफल को विकर्ण समद्विभाजित क्यों करता है, क्योंकि ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर, लंबाई और लंबाई, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और बीच वाली कॉमन होने के कारण बराबर, तो एस 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 से दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए और दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम हो गए तो फिर उनका सब कुछ बराबर, परिमाप भी बराबर, क्षेत्रफल भी बराबर, अंतर्वृत्त की त्रिज्या भी बराबर, बाह्य वृत्त की त्रिज्या भी बराबर। अगर दो ट्रायंगल, एक बार ध्यान रखना, दो ट्रायंगल अगर किसी भी तरीके से सर्वांग सम है तो सब कुछ बराबर होता है। पॉइंट नंबर 3। अगला पॉइंट चल देखते हैं। नेक्स्ट नंबर जो पॉइंट अपने पास 4 नंबर पॉइंट, 4 नंबर जो पॉइंट होगा अपने पास वो इस प्रकार से है, इसके जो दोनों विकर्ण होते हैं
और जितनी भी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, जो पॉइंट इसका बन सकता है, उसके अलावा कोई भी पॉइंट नहीं बनेगा, वो सारे के सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पर बता दूंगा आप लोगों को। लेकिन कंप्लीट वीडियो देखना आप लोग, शुरुआत करें आसान से, धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके जो दोनों विकर्ण होते हैं वो एरिया को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसके जो दोनों विकर्ण होते हैं वो एरिया को 4 बराबर बराबर भागों में बांटते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 आप लोग लिख लेना। इसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो एक क्षेत्रफल को 4 बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे मैंने बताया था गुरुत्व के अंदर त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर बराबर भागों में बांटते हैं, उस पर बेस क्वेश्चन आया हुआ भी है। ऐसे ही आप लोग याद रखना कि इसको 4 बराबर बराबर भागों में क्यों बांटता है, ये मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि 4 इक्वल पार्ट्स में। जो भी पॉइंट मैं आप लोगों को समझाऊंगा उसका मैं हमेशा आप लोगों को साथ ही क्यों बताने वाला हूं कि ऐसा हुआ क्यों। मैंने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि ऐसा क्यों हुआ, एक विकर्ण क्षेत्रफल को 2 बराबर बराबर भागों में बांटता है, ये मैं समझा चुका हूं। और उससे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। तो यहां से अगर मिड पॉइंट अगर इसका है, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, तो ये अगर मिड पॉइंट है, आधा पहले हो चुका है। इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं ए डी सी की, तो आप लोगों को ये पता होगा ए डी सी की अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो क्षेत्रफल है ये 1/4 आधा हो जाएगा। जो मीडियन होती है ट्रायंगल में मैंने पढ़ाया था, बताया था, माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को समविभाजित करती है। तो ये अगर मिड पॉइंट हुआ तो इस ट्रायंगल के लिए मीडियन का काम करेगी। तो आधा पहले हो चुका था, आधा करोगे तो 1/4 1/4। ये यहां से यहां तक इस ट्रायंगल के लिए मिड पॉइंट का काम, मिड पॉइंट अगर है तो ये ट्रायंगल ए बी सी में मीडियन का काम करेगी। तो 1/2 को आधा करोगे तो ये भी 1/4 और ये भी 1/4। क्षेत्रफल को 4 बराबर बराबर भागों में बांटता है। ये आप लोग 4 नंबर पॉइंट याद रखना। दोनों विकर्ण क्षेत्रफल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। अगले पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 5। देखिए 5 नंबर पॉइंट पर आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर का अपने पास रेक्टेंगल हम लोग पढ़ रहे हैं और उसका पॉइंट नंबर 5 इस प्रकार से है, किसी भी रेक्टेंगल में अंदर की तरफ अगर कोई पॉइंट है, दोनों विकर्ण का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं, अंदर की तरफ कहीं भी पॉइंट हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, अंदर की तरफ अगर कोई भी पॉइंट मान लो ओ यहां पर, ध्यान रखना दोनों डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, अंदर की तरफ कहीं भी कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो एक बात ध्यान रखना, अंदर की तरफ अगर कोई भी पॉइंट हो, अंदर की तरफ अगर कोई भी पॉइंट हो और इसको इससे मिला दिया जाए, इसको अगर इस प्रकार से चारों वर्टिसेस से हम लोग मिला दें, यहां से यहां तक इससे मिला दिया जाए, इससे मिला दिया जाए और इस प्रकार से इससे मिला दिया जाए और इस प्रकार से इससे अगर मिला दिया जाए, तो याद रखना सभी लोग, पॉइंट नंबर हम लोग 5 पढ़ रहे हैं, ये आप लोग सभी लोग ध्यान रखना कि ये वाला क्षेत्रफल अगर अपने पास A1 है, ये वाला क्षेत्रफल अगर A2 है, ये वाला A3 है और ये वाला A4 है, तो याद रखना A1 और A3 का क्षेत्रफल का सम, A1 प्लस A3 का सम हमेशा बराबर होगा A2 प्लस A4 के क्षेत्रफल के। कोई भी अपने पास ऐसा क्वेश्चन कहेगा इसका क्षेत्रफल 7 है, इसका क्षेत्रफल 3 है, इसका क्षेत्रफल 6 है, तो इसका क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। ये आसान सा क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर आपका नहीं पढ़ा हुआ तो फिर आप लोग ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना यहाँ से अपने पास 7 और 6 13, इनका सम अगर 13 है तो इनका सम भी 13 होना चाहिए, 3 है तो ये अपने पास बचा 10। ऐसा कैसे और क्यों हुआ वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान देना। ऐसा कैसे आया, ये होता क्यों है, हर पॉइंट जो भी पॉइंट होगा, मैंने कहा है कि जो भी पॉइंट होगा उस हर पॉइंट का मैं क्यों बताऊंगा आपको, जिससे आपको पॉइंट थोड़ा ज्यादा भी समझ में आएगा और अच्छे से आप लोग क्वेश्चंस कर पाओगे। देखिए यहाँ पर इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए h1 है, ये लंबाई l है, इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक h1 है, ये हाइट मान ली हम लोगों ने h1 और इस ऊपर वाली हाइट मान ली हम लोगों ने h2, ये हाइट जो है वो हम लोगों ने मान ली h2। तो कैसे प्रूव करोगे, देखो हम लोग ट्रायंगल AOB का क्षेत्रफल प्लस ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD का क्षेत्रफल ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। AOB का एरिया और COD का एरिया ऐड कर रहे हैं। ये अपने पास हाइट h1 है, बेस अगर l है तो हाफ इंटू बेस, बेस तो अपने पास l है और हाइट जो है वो अपने पास h1 है। बेस l है, हाइट h1, ऊपर वाले का बेस अपने पास हाफ इंटू बेस, बेस तो अपने पास l है और हाइट h2 है। और मुझे सभी लोग देखकर ये बताओ, क्या h1 प्लस h2, क्या ये अगर हम लोग b माने, ये चौड़ाई अगर इसकी b माने, तो क्या h1 प्लस h2 एक स्ट्रेट लाइन अगर है तो बताओ h1 प्लस h2 की जगह क्या हम लोग b लिख सकते हैं क्या? h1 प्लस h2 की जगह यहाँ से हाफ l कॉमन ले लिया तो अंदर हाफ और l अगर कॉमन ले लो आप लोग, यहाँ से इन दोनों से अगर हाफ और l कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा h1 प्लस h2 और h1 प्लस h2 को आप लोग b लिख सकते हो, तो l इंटू b। तो टोटल का क्षेत्रफल अपने पास l इंटू b होता है, रेक्टेंगल का एरिया l इंटू b होता है, टोटल का एरिया अपने पास l इंटू b होगा। इधर वाले का एरिया अगर हाफ आधा हो गया तो उधर वाले का एरिया भी आधा बचा। और यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। 5 नंबर पॉइंट ये आप लोग याद रखना। अगला पॉइंट मैं आप लोगों को समझाता हूँ, पॉइंट नंबर 6। देखिए अब धीरे धीरे इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होंगी तो इनको आप लोग याद रखना। अगला पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ, पॉइंट नंबर 6। कोई भी रेक्टेंगल है, 6 नंबर पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ, कोई भी रेक्टेंगल है A B C और D। 6 नंबर पॉइंट में 2 पॉइंट में समझाऊंगा, फर्स्ट और सेकंड। कोई भी पॉइंट है ए, कोई भी रेक्टेंगल है A B C D, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। इसके अंदर कोई भी पॉइंट मान लो O, कहीं भी अंदर की तरफ कोई भी पॉइंट हो अगर O, और अगर चारों वर्टिसेस को हम लोग इससे मिला दें, O से A को मिला दें, O से D को भी मिला दें, O से C को भी मिला दें और O से B को भी मिला दें। ध्यान रखना A1 A2 A3 A4 क्षेत्रफल था। यहाँ पर दूसरा पॉइंट आप लोग याद रखना OA स्क्वायर, अंदर की तरफ कोई भी पॉइंट हो इसके तो OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर होता है OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर के। ये आप लोग याद रखना। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्वेश्चन कैसे पूछेगा, O से A तक की लेंथ 3 है, O से B तक की लेंथ अपने पास 7 है, O से C तक की लेंथ अपने पास 8 है, तो O से D तक की लेंथ कितनी होगी फाइंड आउट कीजिए। चार चीजें हैं, OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, चार पॉइंट हैं, उसमें से कोई 3 देकर आपसे चौथे की लेंथ पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये आप लोग ध्यान रखना। कैसे वो समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। कैसे आया ये बात, ये है कि ये आया कैसे। अब एक काम कीजिए छोटा सा, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए P, ये परपेंडिकुलर डाल दीजिए P, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डाल दो Q, ये मान लो यहाँ पर S है PQ और इधर ये परपेंडिकुलर डाल दीजिए S। परपेंडिकुलर मतलब हमेशा 90 डिग्री का कोण। तो आप लोग मुझे ये बताइए, क्या OA स्क्वायर बराबर AS स्क्वायर प्लस SO स्क्वायर लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ध्यान देना, इस ट्रायंगल ASO में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं AS स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग लिख सकते हैं AO स्क्वायर बराबर A से O तक AS स्क्वायर प्लस OS स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम लोग OB स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, या BO स्क्वायर बराबर B से O तक का जो स्क्वायर है उसकी जगह लिख सकते हैं BS स्क्वायर प्लस SO स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं ये जो अपने पास BO स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ तक BO स्क्वायर बराबर BS स्क्वायर प्लस यहाँ पर पॉइंट R, ये R ले लो ना, ये वाला जो पॉइंट है PQ ये R ले लीजिए आप लोग, ये S ठीक है, ये वाला पॉइंट R ले लीजिए क्योंकि दो जगह S हो गया अपने पास। तो हम लोग लिख सकते हैं B से O तक का जो स्क्वायर है उसकी जगह लिख सकते हैं BR स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर, ये लिख दीजिए इसकी जगह। इसकी जगह आप लोग लिख सकते हो BR स्क्वायर B से R, यहाँ से यहाँ तक B से R स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर। ये इक्वेशन हम लोगों ने मान ली सेकंड। अपने पास थर्ड जो पॉइंट आप लोग OS स्क्वायर की जगह जो अपने पास OC सॉरी या CO, पहले C लिख रहे हो तो CO स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं C से O तक का जो स्क्वायर है उसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं CQ स्क्वायर, C से Q, C से Q तक का स्क्वायर प्लस हम लोग इसकी जगह ये लिख सकते हैं प्लस C से Q तक स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। इक्वेशन थर्ड।
और आप लोग मुझे बताइए यहाँ से ओ डी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर जो है, ओ डी स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं डी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू ओ स्क्वायर, डी क्यू स्क्वायर डी ओ स्क्वायर की जगह हम लोग या ओ डी या डी ओ कोई सा भी लिख सकते हो, डी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन है फोर्थ। अब आप लोग एक काम कीजिए, यहाँ से यहाँ तक डी की जगह लास्ट में हम लोगों ने लिख दिया डी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। अब आप लोग एक काम कीजिए, ए ओ स्क्वायर और सी क्यू स्क्वायर को ऐड कर लीजिए, तो और इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ए एस स्क्वायर, इसका ए एस स्क्वायर जो आएगा अपने पास, जब आप लोग ऐड करोगे तो इसका जो ए एस स्क्वायर आएगा, ए से एस तक का स्क्वायर, और जब इसको ऐड करोगे तो डी क्यू स्क्वायर के इसके बराबर आएगा, ये जो है वो इसके बराबर आएगा, तो ये दोनों अपने पास एक तो एक कट जाएगा, जब ऐड करोगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। जैसे इसका ओ एस स्क्वायर है, यहाँ से यहाँ तक इसका जो ओ एस स्क्वायर है वो इसके बी आर स्क्वायर के बराबर आएगा, ये रहा, इसका जो ओ एस स्क्वायर है वो इसके बी आर स्क्वायर के बराबर है, तो ये दोनों कट जाएंगे अपने पास इनसे, जब इसको स्क्वायर करोगे बाकी अपने पास सारी चीजें, इसका जो ओ आर स्क्वायर है, इसका जो बी क्यू का, तो इसका ना अपने पास स्क्वायर करोगे, जैसे सीक्यू कोई भी पॉइंट मान लो आप लोग सीक्यू स्क्वायर जैसे आपको काटना है, तो सी से क्यू तक ये इसका जो सीक्यू सी से क्यू तक सीक्यू स्क्वायर है वो इसके बी एस स्क्वायर के बराबर होगा, सी से क्यू तक का स्क्वायर बी एस स्क्वायर के बराबर या ओ आर स्क्वायर के बराबर, तो इसका जो सीक्यू स्क्वायर होगा वो ओ आर स्क्वायर के बराबर होगा, ये इसके बराबर, और ये दोनों पॉइंट अपने पास पहले से ही बराबर है, तो इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर आ गया। आप लोग ध्यान रखना, मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूँ, ये पॉइंट आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर कभी भी किसी रेक्टेंगल के अंदर की तरफ कहीं भी पॉइंट हो, याद ये रखना है, आप लोग इसको वापस प्रूव करना, लिखना, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर है, जब ऐड करोगे देखो ए ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर बराबर बी क्यू स्क्वायर बी ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर, यही मैंने ऊपर लिखा है, वो वहां पर पहले ले लिया, तो ध्यान रखना ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, बी आर स्क्वायर से ये कट जाएगा, ये सारे कट जाएंगे और दोनों बराबर आएंगे, करके देखना। यहाँ पॉइंट ये याद रखना कि अगर कोई भी पॉइंट, पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट इसके साथ ही ये भी याद रखना, अगर रेक्टेंगल के अंदर पॉइंट है या बाहर, ये ऐसे भी हो सकता है, कुछ लोग ये अंदर वाला ही पढ़ते हैं, ए बी सी और डी, आप लोग याद रखना किसी भी रेक्टेंगल के अंदर, रेक्टेंगल क्या होता है वो मैं बता चुका हूं, रेक्टेंगल के अंदर कोई पॉइंट है या रेक्टेंगल के बाहर अगर कोई पॉइंट है, ध्यान रखना इसको इनसे मिला दिया जाए तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर हमेशा और हमेशा होगा, चाहे रेक्टेंगल के अंदर पॉइंट हो, अंदर पॉइंट कई जगह आप लोग देख लोगे, लेकिन ध्यान रखना रेक्टेंगल के चाहे अंदर पॉइंट हो या रेक्टेंगल के बाहर पॉइंट हो, याद रखना ओ से ए तक का स्क्वायर और ओ से सी तक के स्क्वायर का सम ओ से डी स्क्वायर और ओ बी स्क्वायर के सम के बराबर होगा, दोनों पॉइंट के लिए ठीक है। 6 नंबर पॉइंट ये आप लोग याद रखना। आगे चलता हूं, अगला पॉइंट मैं समझाता हूं, पॉइंट नंबर 7। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनने शुरू होते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं, इनको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। 7 नंबर जो पॉइंट है वो एक आसान सा अपने पास क्वेश्चन है, 7 नंबर पॉइंट, और वो इस प्रकार से है, पॉइंट नंबर 7 कि रेक्टेंगल की चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने पर बनी आकृति क्या होगी। ये कोई भी रेक्टेंगल है ए बी सी और डी, और इसके चारों पॉइंट्स के मिड पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए, चारों साइड्स के अगर मिड पॉइंट्स को मिला दिया जाए, तो ये बनेगा जो पी क्यू आर जो एस बनेगा, ये कौन सा चतुर्भुज होगा। चार ऑप्शन दे देगा, रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, पैरेललोग्राम होगा या रोम्बस होगा, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज या वर्ग, कौन सी आकृति होगी, ऐसा हम लोगों से पूछ लेगा। ध्यान रखना कल की क्लास में भी मैंने बताया था, सिमिलरिटी जब पढ़ाया था उस टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था, एक चीज आप लोग ध्यान रखना, ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है, ऐसा मैं कम से कम आपको 20 बार बता चुका हूं। दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होगी, तो यहाँ पर कौन सी आकृति बनेगी। आप एक काम कीजिए, यहाँ से एक डायगोनल खींच लो, ये डायगोनल अगर डी है तो फिर एक ट्रायंगल तो ऊपर की तरफ बनेगा, एक ट्रायंगल नीचे की तरफ बनेगा, और मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मैं पहले ही समझा चुका हूं, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये आपस में भी एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे। और ऐसे ही अपने पास ध्यान देना आप लोग, ऐसे ही अपने पास दूसरा अगर डायगोनल खींच दिया जाए, दूसरा विकर्ण अगर खींच दिया जाए, तो दोनों डायगोनल्स की लेंथ बराबर होती है। अपने पास पहले वाले को डी माना तो ये भी अपने पास डी होगा, और ये अपने पास डी अगर है तो इधर भी एक रेक्टेंगल, इधर एक ट्रायंगल उस साइड बनेगा, एक ट्रायंगल इस साइड बनेगा, और ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है, तो ये डी है तो ये भी डी/2 होगा, और इधर ये अगर डी था तो इस इधर वाले ट्रायंगल के लिए भी ये डी/2 होगा। अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल, अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल, और जब भी अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल होती है तो आपके दिमाग में आएगा या तो रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा। अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल तो या तो रेक्टेंगल होगा या अपने पास पैरेललोग्राम होगा, या तो आयत होगा या समांतर चतुर्भुज होगा। ध्यान रखना दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते, ये 90 डिग्री पर अगर नहीं काटते तो लाइन पैरेलल है, और आपको मैं समझा चुका हूं, दो लाइन जब भी पैरेलल हो अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये यहां पर 90 होता तो ये भी 90 होगा, अगर ये 90 नहीं है तो ये भी 90 नहीं होगा। ऐसे ये दोनों लाइन भी पैरेलल है और अंतःकोण का योग 180 डिग्री। मैं आपको लाइन के बारे में और एंगल के बारे में एक दिन समझा चुका हूं, एक लेसन में डाल चुका हूं, उसको ध्यान से देखिए। अगर आपका बेसिक थोड़ा सा ज्यादा वीक है तो ये अपने पास 90 डिग्री नहीं है तो ये भी अपने पास 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि अंतःकोण का योग 180 डिग्री। जैसे 70 है, 90 नहीं है, 90 हुआ तो 90 होगा, लेकिन अगर 70 है तो फिर ये अपने पास 70 110 होगा, क्योंकि दोनों का सम अपने पास 180 होना चाहिए। ये 90 नहीं, ये 90 नहीं, ये 90 चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, तो ये भी 90 नहीं होगा। अगर ये 90 90 90 होता तो ये भी 90 होता, लेकिन ये 90 90 नहीं है, 90 से छोटा है, 90 से बड़ा है, तो वो भी 90 नहीं होगा। और 90 अगर नहीं होगा तो जो पी क्यू आर एस बनेगा ये एक रोम्बस बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एसएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना आप लोग। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 8, किसी भी रेक्टेंगल में इस प्रकार से कोई भी रेक्टेंगल है ए बी सी और डी, हमेशा ध्यान रखना रेक्टेंगल में दोनों जो डायगोनल्स होते हैं यहाँ से यहाँ तक अगर मिला दिया जाए तो ये पॉइंट भी आप लोग लिखना कि दोनों लाइन पैरेलल है, ये एल, ये लाइन पैरेलल है, ये बी, ये एल, अपोजिट साइड बराबर होती है, ये अगर बी है तो ये भी बी। एक बात ध्यान रखना, दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो ये कोण अगर x होगा तो ये कोण अपने पास x होगा, और ये कोण अगर अपने पास z बन रहा है, देखो ऐसे यहाँ पर भी अपने पास ये z बन रहा है, ये कोण अगर y होगा तो ये कोण भी अपने पास y होगा। अगला पॉइंट ध्यान रखना कि रेक्टेंगल में जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण जो होते हैं, डायगोनल्स होते हैं, वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होते। ये चीज याद होनी चाहिए आपको, कभी कभार गलती कर देते हो, यहाँ पर जो एंगल अपने पास विकर्ण जो है वो कोण समद्विभाजक नहीं होते, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये ध्यान रखना यहाँ पर दोनों बराबर नहीं होते, क्योंकि ये साइड इसके बराबर नहीं है, कॉन्ग्रुएंट सर्वांग समत होते हैं, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग समत होंगे, तो सर्वांग समत में ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा। तो अगला पॉइंट 8 नंबर ध्यान रखना कि विकर्ण जो होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होते, कोण समद्विभाजक नहीं होते, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट समझाता हूं आपको, पॉइंट नंबर 9। 9 नंबर जो पॉइंट है, और ये जितनी भी थ्योरी होंगी वो मैं कंप्लीट आपको पढ़ाने वाला हूं, रेक्टेंगल में कोई पॉइंट आपका बचेगा नहीं, आप सब कुछ इससे सीख पाओगे। ध्यान देना आप लोग, यहाँ पर इस प्रकार से कोई भी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का प्रत्येक कोण क्योंकि 90 डिग्री होता है, ध्यान रखना इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उस वहां पर बना कोण 90 डिग्री होता है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, तो एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 9 नंबर, ये तो आपको याद रखना, 9 नंबर पॉइंट ये है अपने पास, ये ध्यान रखना आप लोग। 9 नंबर पॉइंट क्या है, 9 नंबर पॉइंट ये है कि अपने पास ये रेक्टेंगल है कोई भी, इस एंगल का बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक, ये नाम दे देता हूं मैं ए बी सी और डी, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर मान लो हमें मिलते हैं पी पर,
एंगल बाइसेक्टर कौन समद्विभाजक है, एंगल का बाइसेक्टर है कौन समद्विभाजक है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है कौन समद्विभाजक है। और ध्यान रखना डायगोनल एंगल बाइसेक्टर नहीं होते हैं, विकर्ण थोड़ी देर पहले मैंने बताया 8 नंबर पॉइंट, डायगोनल एंगल बाइसेक्टर नहीं होते हैं। और इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर ये इधर मिलते हैं मान लो एस पर, और ये जो पॉइंट है ये अपने पास आर मान लो, पी ये क्यू मान लो, ये आर और एस। और क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है कि बताओ पी क्यू आर एस कौन सा चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, आयत है या स्क्वायर है। चारों ऑप्शन में से हम लोगों को चारों ऑप्शन देकर कोई भी एक पूछ सकता है कि कौन सा होगा। तो आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, छोटे छोटे कोई क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन कई बार उनको अगर आपको नहीं अप्रोच पता होती तो फिर आप लोग नहीं कर पाते। ध्यान रखना ये एंगल बाइसेक्टर अगर है तो कौन 90 डिग्री होता है, तो ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री और ये कौन होगा 90 डिग्री। तो ध्यान रखना इस 45 डिग्री के सामने पीबी और इस 45 डिग्री के सामने ए से पी तक और इधर पी से बी तक, एपी बराबर होगा पीबी के, एपी बराबर होगा पीबी के और मान लो एक्स है, ए से पी तक और पी से बी तक। ऐसे ही ध्यान रखना डी से एस तक और सी से एस तक, डी से एस बराबर सी से एस बराबर भी अक्स होगा क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। तो ये कौन 45 डिग्री, देखो ध्यान देना दोनों के दोनों त्रिभुज, ये ब्लैक लाइन और ब्लू लाइन, ये ब्लैक लाइन और रेड लाइन दो ट्रायंगल बनेंगे ए पी बी और ट्रायंगल सी ए सी एस डी, ये दोनों सर्वांग सम होंगे क्योंकि ये लाइन एल है ये लाइन एल है। कौन 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री 45 45 90 डिग्री, तो ये दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, तो लाइन बराबर होंगी, ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स। इधर ध्यान देना आप लोग, मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक टोटल, ये यहाँ से यहाँ तक अपने पास एक्स है, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक एक्स है, लेकिन डी से आर की अगर मैं बात करूँ ये भी एंगल बाइसेक्टर है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। ट्रायंगल पी डी ए की अगर मैं बात आर सॉरी ये पॉइंट आर है, आर डी ए की अगर मैं बात करूँ आर डी ए की, तो ध्यान रखना इसके सामने डी से आर तक और ए से आर तक मान लो दोनों बराबर होंगे, मान लो वो वाई है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक ध्यान देना आप लोग, ये जो है अपने पास यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक अपने पास x है और यहाँ से यहाँ तक अपने पास y है। तो मुझे ये बताओ ये नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक क्या अपने पास x माइनस वाई बचा क्या, और ऐसे ये यहाँ से यहाँ तक x है, ये इधर वाला y है, तो ये भी x माइनस वाई बचा। और ये कौन 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, 45 45 तो ये 90 वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर, तो ये कौन 90 ये 90 ऐसे 45 45 ये कौन भी 90 होगा, ये कौन भी 90 होगा, चारों कौन तो 90 डिग्री और पास पास वाली भुजाएं बराबर। तो बताओ रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा, चारों कौन 90 डिग्री होते ही आप लोगों को पता लग गया या तो रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल या स्क्वायर क्योंकि चारों कौन 90 डिग्री इन दोनों में होते हैं, या तो रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा। तो 90 डिग्री इसलिए 45 ये बाहर वाला 90, ये दोनों जहां पर मिलते हैं तो ये तो 90 हो गया आपको पता है, और ये इधर वाला 90 क्योंकि 45 45 चारों कौन 90 डिग्री होते हैं आपके दिमाग में आ गया, तो स्क्वायर होगा रेक्टेंगल होगा, इन दोनों ऑप्शन है। तो दोनों ऑप्शन अगर हमें पता करना पड़ेगा, ये x है इधर वाला y तो x माइनस वाई, ये x है ये y x माइनस वाई, एडजेसेंट साइड बराबर है और चारों कौन 90 डिग्री, तो अपना आंसर होगा ये वाला जो होगा वो स्क्वायर होगा। ध्यान रखना आपको पॉइंट नंबर 10, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूं, पॉइंट नंबर 10। एक बात आप लोग ध्यान रखना, किसी भी रेक्टेंगल में किसी भी आयत में ए बी सी और डी, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन ध्यान रखना ए बी सी और डी, इस साइड का मिड पॉइंट पी है और इस साइड का मिड पॉइंट अगर क्यू है और ये डायगोनल अगर मिला दिया जाए, तो ध्यान रखना ए से पी तक और सी से ए से क्यू तक और सी से पी को अगर मिला दिया जाए, ये अगर मिला दिया जाए और ये पॉइंट एस है और ये पॉइंट टी है, तो ध्यान रखना डी एस बराबर एस टी बराबर टी बी होगा। मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है, सी से इसके मिड पॉइंट डायग्राम ध्यान रखना, ये इससे इसके मिड पॉइंट को मिला दिया जाए और ये इससे इसके मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, तो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन हम लोग खींचेंगे ये अपने पास ये और ये तीनों बराबर होंगे, इस डायगोनल को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये आप लोग ध्यान रखना। अगला पॉइंट, अगला जो पॉइंट है 11 नंबर जो पॉइंट है वो इस प्रकार से अपने पास है, कोई भी रेक्टेंगल अपने पास है, एक रेक्टेंगल अगर है और ए बी सी और डी, ध्यान रखना एक बात सभी लोग याद रखना कि यहाँ से इधर से ये जो अपने पास यहाँ पर पॉइंट पी मिड पॉइंट नहीं है, एक ट्रायंगल अगर हम लोग बनाते हैं इसके अंदर पूरा बेस लेकर एक ट्रायंगल अगर बनाते हैं तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो टोटल के एरिया का हाफ होगा। आप लोग क्यों होगा, ये अपने पास एल है और ये अपने पास बी है, तो अपने पास रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो तो होगा एल इंटू बी, और जो अपने पास ट्रायंगल का एरिया होगा उसकी हाइट तो ये होनी है एल, अपने पास हाइट तो ये बी होनी है क्योंकि ये बी है तो ये नंबर कौन बी रहेगा, तो अपने पास इसके एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बी इंटू एल। तो याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अभी आसान लगेगा, आपको लगेगा कि यार ये तो आसान सा कोई दिक्कत है नहीं इसमें, तो याद रखना ये मिड पॉइंट नहीं है कहीं भी अगर आप लोग एक ट्रायंगल बना लेते हो इस प्रकार से, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो टोटल के एरिया का हाफ होता है, कुल के क्षेत्रफल का आधा होता है, ये आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि किधर से भी एक बेस लेकर, जो नीचे वाला ही लो किधर से भी बेस ले लो, ये कंप्लीट बेस लेकर इधर अगर एक ट्रायंगल बना दिया तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो टोटल के एरिया का हाफ होगा, कुल के क्षेत्रफल का आधा होता है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना क्योंकि इसका बी है और ये लंबाई एल है, तो रेक्टेंगल का एरिया तो एल इंटू बी और ट्रायंगल का जो एरिया बनेगा ये यहाँ से यहाँ तक एल और ये बी उसके एरिया बनेगा हाफ इंटू एल इंटू बी, तो आधा हो गया। तो मिड पॉइंट जरूरी कहीं भी मिला लो आप लोग, चाहे यहाँ पर मिला दो इस प्रकार से, इसका क्षेत्रफल टोटल जो रेक्टेंगल है उसके एरिया का हाफ होगा, क्यों होगा वो मैंने बता दिया। एक पॉइंट मैं आपको, क्योंकि इतनी चीजें जब मैं पढ़ाता हूँ कुछ पॉइंट्स आपको खुद को भी प्रूव करने चाहिए, जैसे आपका दिमाग चलना शुरू हो, नहीं आए तो उसके लिए तो मैं मुझसे पूछ सकते हो ये पॉइंट तीनों बराबर बराबर क्यों होते हैं, और ध्यान रखना जितना भी ट्रायंगल मैंने पढ़ाया उसी से प्रूव होगा, कोई भी नया पॉइंट नहीं है, लेकिन ट्रायंगल आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो इसको आसानी से आप लोग प्रूव कर लोगे। प्रूव करना कमेंट बॉक्स में तो लिखना ही आपको, इसके मैं आपको 2-3 क्वेश्चन समझा देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा रेक्टेंगल ज्यादा और सही समझ में आए, कोशिश करना समझने की। कुछ अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बाद में तो करेंगे हम लोग, यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये बुकलेट्स आप लोगों को भी प्रोवाइड होंगी, कैसे होंगी वो मैं खुद बताऊंगा, अभी आप लोग घबराए करो मत, अभी तो मैंने YouTube चैनल की शुरुआत ही की है, आगे आगे आप लोगों को जैसे जैसे हम लोग बढ़ते चलेंगे सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर अपने पास अपनी बुकलेट का है 16 नंबर, जो हम लोग पेपर लेते हैं, ये एक पेपर था जो अपने पास 60 क्वेश्चंस का पेपर था, उसका पेपर नंबर ज्योमेट्री टेस्ट नंबर 2 है, उसका एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूँ। तो ये अपने पास है ए बी सी और डी, इसने इस प्रकार से और इस प्रकार से मिलाया, इसने जैसे बनाया हुआ है वैसे मैं बना देता हूँ आपके लिए। ये अपने पास ई पॉइंट है, ये अपने पास एफ पॉइंट है, ये पॉइंट पी क्यू आर है, पी क्यू आर, और जो हमें गिवन है वो दिया हुआ है डी आर एफ का क्षेत्रफल, डी आर एफ इक्वल टू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर डी आर एफ, और दिया हुआ है पीबीई का क्षेत्रफल दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हम लोगों को दिया हुआ है एफ क्यू ई सी का क्षेत्रफल, चतुर्भुज एफ क्यू ई और सी का क्षेत्रफल दिया हुआ है एफ क्यू ई सी का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। इस शेडेड पार्ट जो इसने ये वाला पार्ट जो किया है, ये शेडेड पार्ट क्या है, इसका क्षेत्रफल आप लोग बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपका नहीं किया हुआ है तो आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। रेक्टेंगल का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पैरेललोग्राम में भी बन सकता है, रेक्टेंगल का क्वेश्चन है, ध्यान रखना सेम क्वेश्चन पैरेललोग्राम में बन सकता है, सेम क्वेश्चन आयत में भी बन सकता है, ये आप लोग ध्यान रखना। तो अपने पास डी आर एफ का क्षेत्रफल दिया हुआ है और अपने पास पीबीई, डी आर एफ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, पीबीई का क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 3, इसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 2 और इसका क्षेत्रफल हम लोग को दिया हुआ है 20। आप एक काम कीजिए, इसको नाम दो, कैसे करोगे क्वेश्चन को मैं समझाता हूं आपको। ये जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो मैं ब्लू में लिख देता हूं, इसको नंबर दो, इसको नंबर दो 1 नंबर, इसका नाम दो 2 नंबर, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। जो दिया हुआ था ये मैंने लाल अक्षरों में यहाँ पर लिख लिया है, इसका क्षेत्रफल ये 2। आप लोग सभी लोग मिलकर मुझे ये बताइए, क्या अपने पास इधर से देखो अभी भी समझाया था, और जब भी क्वेश्चन है उसको पोज करके एक बार करने की कोशिश किया करो आप लोग हमेशा, जिससे आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, मुझे बताइए 1 4 और 6 का जो क्षेत्रफल है इस प्रकार से ट्रायंगल बना दिया,
1 4 और 6 का क्षेत्रफल है, क्या टोटल के क्षेत्रफल का हाफ होगा? क्या आप कहोगे होगा? हाँ ना बताओ, होगा नहीं होगा? जहां पर आप बैठे हैं हाँ ना वो बोलना है 1 4 6 का क्षेत्रफल ऐसे ट्रायंगल बना दिया तो हाफ होगा। एक ऐसे ऊपर वाला बेस है नीचे वाला लेकर बना दो, चाहे ऊपर वाला कंप्लीट क्षेत्रफल लेकर बना दो, क्या 3 4 और 8 का क्षेत्रफल भी टोटल का हाफ होगा? क्या हाँ ना बताओ? हाँ होगा। देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं हाफ क्षेत्रफल 3 4 और 8 का जो क्षेत्रफल है, 3 का क्षेत्रफल 4 का क्षेत्रफल और 8 का क्षेत्रफल टोटल का आधा होगा। 1 का क्षेत्रफल 4 का क्षेत्रफल और 6 का क्षेत्रफल, 1 का क्षेत्रफल 4 का क्षेत्रफल और 6 का क्षेत्रफल भी टोटल का हाफ होगा। और ये दो हाफ इधर वाले का भी हाफ है, इधर वाले का भी हाफ है, दो हाफ को अगर ऐड करें तो टोटल के क्षेत्रफल के बराबर आना चाहिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 के बराबर आना चाहिए। अगर आप लोग 1 2 3 यहाँ भी 2 और 3 है ऐसे कंफ्यूज अगर कभी हो तो इसको A B C D E F G H मान लेना। देखो एक 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, और कोई कट रहा है क्या? 1 से अपने पास कट जाएगा, 1 कट गया, और अपने पास और कोई संख्या कट रही है क्या? अपने पास 3 4 और 8 का क्षेत्रफल, 3 4 और 8 का जो क्षेत्रफल है, 3 4 और 8 का क्षेत्रफल, 8 से 8 भी कट रहा है, ये कट रहा। अब और कोई कट रहा है क्या? नहीं। तो आप 4 का क्षेत्रफल होगा 2 5 और 7 के क्षेत्रफल का, 4 का क्षेत्रफल पूछा है, 2 का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, 5 का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है और 7 का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आप लोग समझ पाए हो अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो इसको एक बार वीडियो को फिर से देखना थोड़ा सा पीछे करके। एक क्वेश्चन रेक्टेंगल के और तो क्वेश्चन मैं करूंगा ही, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और समझाता हूं। देखिए रेक्टेंगल के बाद बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं इसके, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और समझा देता हूं। इस प्रकार से अगर कभी भी है, ये इस प्रकार से अगर कभी भी है ए बी सी डी कोई भी रेक्टेंगल कोई भी आए, इसका मिड पॉइंट ये पी है और इसका मिड पॉइंट मान लीजिए क्यू है, ये मिला देगा इसका मिड पॉइंट पी, इसका मिड पॉइंट क्यू, और ऐसे अगर मिला दिया और फिर वो कहेगा हम लोगों से जैसे इस पार्ट को इस प्रकार से बना देगा, ये साइडेड पार्ट है, इसका क्षेत्रफल। ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन है इसमें आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू मानकर भी कर सकते हो। ये जो मैं क्वेश्चन अब आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये कोई भी आप लोग न्यूमेरिक वैल्यू भी मानकर कर सकते हो, लेकिन ये सेम क्वेश्चन पैरेललोग्राम में भी आ सकता है। तो यहां अगर आप लोग न्यूमेरिक वैल्यू मानकर कर लोगे और सेम क्वेश्चन पैरेललोग्राम में आ गया तो फिर आप लोग न्यूमेरिक वैल्यू मानकर नहीं कर पाओगे। तो ज्योमेट्री से इसको कैसे कर, रेक्टेंगल में भी बन सकता है और पैरेललोग्राम उसमें समांतर चतुर्भुज में भी बन सकता है। तो ध्यान देना आप लोग, एक पॉइंट याद रखना, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ट्रायंगल में मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। तो अपने पास पैरेलल लाइन होती है, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो इसकी साइड छोटे वाले की साइड अगर 1 है तो ये नीचे वाला भी 1 होगा, छोटे वाले की साइड अगर 1 है तो बड़े वाले की साइड होगी 2। छोटे वाले की साइड अगर 1 है तो नीचे वाला भी 1 क्योंकि मिड पॉइंट है, तो बड़े वाले की साइड मान ली 2। साइड का रेशियो यहां पर जो आ गया वो आ गया 1:2। और दो ट्रायंगल मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन पैरेलल, और दो ट्रायंगल अगर पैरेलल है, मैं आपको कम से कम 20 बार बता चुका हूं पैरेलल होते हैं ट्रायंगल सिमिलर, और दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो एरिया का रेशियो वही होगा, जो कुछ भी दे उसके स्क्वायर के बराबर याद करो। तो साइड का रेशियो अगर 1:2 है तो बताओ एरिया का रेशियो कितना होगा? 1:4। तो इसका छोटे वाले का क्षेत्रफल अगर 1 है और टोटल का एरिया अगर 4 है तो इसका क्षेत्रफल बचा 3। तो ध्यान रखना किसी भी ट्रायंगल में मिड पॉइंट को मिलाते एरिया 1:3 के रेशियो बढ़ता है, छोटे वाले का एरिया 1, बड़े वाले का 4, तो नीचे वाले का 3। एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना। दूसरा आप लोगों को याद होगा, एक मैंने ये बताया था कि रेक्टेंगल में एक डायगोनल खींचते ही क्षेत्रफल आधा हो जाता है, एक डायगोनल खींचते ही क्षेत्रफल आधा हो जाता है, ये बात भी मैं बता चुका हूं। और ये दो पॉइंट अगर आपको ध्यान है तो अब ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर पाओगे। तो देखिए मैं वापस बनाता हूं आपके लिए ए बी सी और डी। अब एक काम करो, पी और क्यू इसके अगर मिड पॉइंट्स हैं, ये इसका मिड पॉइंट पी है और इसका मिड पॉइंट अगर क्यू है, तो इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं इधर वाले की, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन पैरेलल और पैरेलल होती है दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो इसका क्षेत्रफल अगर 1 है तो इसका क्षेत्रफल होगा 3। 3 और 1 हुआ 4, इसका क्षेत्रफल अगर 4 हो गया, विकर्ण क्षेत्रफल को समविभाजित करता है, उधर वाले का 4 तो इधर वाले का भी 4। टोटल का 8 कैसे है समझ पाओगे? एक मान लो तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन इससे ये 1 माना तो इससे 3 गुना 3, आधे का क्षेत्रफल 4 है तो इधर वाले का क्षेत्रफल भी हो गया 4, तो टोटल का आ गया 8। फिर समझाता हूं, ध्यान देना, ए बी सी और डी ये डायगोनल अगर हम लोगों ने खींच दिया तो डायगोनल टोटल 8 माना है, ये इसका मिड पॉइंट पी है, इसका मिड पॉइंट क्यू है, तो ये भी 4 होगा और ये भी अपने पास 4 होगा। ठीक है, मुझे आप लोग ये बताइए डायगोनल आधा होगा क्योंकि टोटल 8 था, डायगोनल से एरिया आधा हो गया 4 और 4, लेकिन मुझे ये बताओ यहां से मैं अगर विकर्ण खींच दूं तो 4 था, इधर वाले का भी मिड पॉइंट अगर मिला दूं किसी भी वर्टेक्स से, ट्रायंगल ये ट्रायंगल है टोटल 4 है, ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिलाने वाले क्षेत्र ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। मीडियन त्रिभुज के क्षेत्रफल को समविभाजित करके, ऐसे नीचे वाले ट्रायंगल में मिड पॉइंट है तो ये मीडियन का काम करेगी, और मैं बता चुका हूं माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को समविभाजित करके तो ये भी 2 और अपने पास ये भी 2। अब ध्यान देना इसके अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो क्षेत्रफल टोटल 8 मानकर अगर चले तो ये वाला क्षेत्रफल अपने पास पी सी क्यू का क्षेत्रफल आया 1, क्यों आया है वहां देख लीजिए। इस ए बी क्यू का क्षेत्रफल जो है वो 2 आया है और इसका क्षेत्रफल भी 2 आया है, टोटल का अगर 8 था 2 1 और 2 5 हो गया, तो बीच वाले का बचा 3, तो ये अपने पास सेडेड पार्ट और अनसेडेड पार्ट का एरिया अगर पूछे तो आंसर होगा 3:5, ये अपना आंसर है। फिर देखो तो ये क्वेश्चन अगर रेक्टेंगल में है तो मैं कह रहा हूं कि आप लोग कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू मानकर भी कर सकते हो, लेकिन जब सेम क्वेश्चन पैरेललोग्राम में आएगा तो आप लोग फंस जाओगे। तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जो हम लोग अपनी अगली क्लास में जब आपको क्वेश्चंस करूंगा उसी टाइम रेक्टेंगल के मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाने वाला हूं, काफी सारे अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस करेंगे। यहां सिर्फ मैंने आप लोगों को थ्योरी पढ़ाई है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी चीजें हम लोग अपनी अगली क्लास में कल इवनिंग में मिलते हैं, कल शाम को मिलते हैं 6 बजे। ये आपको पता होगा डेली में 6 बजे संडे को छोड़कर आप लोगों के लिए ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं, तो कल 6 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन, थैंक यू। Hey guys, this is